नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने एक बार फिर दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी किंतु परंतु के निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की जरूरत है। एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए आतंकवाद के खतरे को संबोधित करने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 8 सूत्रीय एजेंडा भी दिया। ये खुली बहस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1373 की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। सुरक्षा परिषद ने यह प्रस्ताव अमेरिका पर 9/11 आतंकी हमले के बाद पास किया था, जिसके तहत एक आतंकरोधी समिति का गठन किया गया था। आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वीडियो सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि यह समय है कि सभी राष्ट्र बात करें और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इस लड़ाई में दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए। आतंकवादी आतंकवादी है, कोई भी अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं है। जो लोग इस भेद को प्रचारित करते हैं उनका एक एजेंडा है और जो लोग उनके लिए संरक्षण प्रदान करते हैं वो भी अपराधी हैं। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस साल 1 जनवरी को 2 साल के लिए भारत की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए भारत की तरफ से दिए गए 8 सूत्रीय एजेंडे की। जानेंगे कैसे ये आतंकवाद के खिलाफ मददगार साबित हो सकता है। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राकेश शर्मा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। साथ ही मेरे साथ पूर्व राजदूत अनिल वाधवा सर भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, चेयरपर्सन सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट GNU। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में शामिल होने के लिए। राकेश शर्मा सर, आपसे शुरुआत करूंगी। 1 जनवरी को 2 साल के लिए भारत ने फिर से सदस्यता ग्रहण की और इसके बाद पहली बार UN का में संबोधन विदेश मंत्री की तरफ से। इस संबोधन के बाद क्या माने, क्या एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ है कि आतंकवाद का मुद्दा भारत के लिए कितना अहम रहने वाला है? थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए आज इस बहुत उत्तम डिस्कशन पे। बात आपने बिल्कुल सही कही और आपने बिल्कुल ठीक इसके बारे में पहले विस्तार से बताया है। पर ये वक्त इस किस्म का है कि जब फरवरी के महीने में एक बार फिर FATF की मीटिंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान का नाम फिर से डिस्कस होगा। और इस मीटिंग में ये अंदेशा किया जा सकता है कि क्योंकि उन्होंने लखवी को भी पकड़ लिया है और हाफिज सईद को भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, तो ये चांस है कि टर्की, मलेशिया और चाइना मिलके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उठाने की कोशिश करें। इस वक्त ये जो स्पीच है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी, बिकॉज ये जो मुद्दे उठाए हैं, हालांकि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान या चाइना का नाम नहीं लिया है, तो मुद्दे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इस वक्त 20 साल की जो एनिवर्सरी है रेजोल्यूशन की, 1373 रेजोल्यूशन की, इस वक्त और भी मायने रखते हैं कि हमने ये कह दिया है कि टेरर और टेररिज्म को अलग नहीं किया जा सकता और इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और किसी तरह से ये कहना कि पूरा लोगों को रोक लगा दी जाती है, ये सब गलत बातें हैं। और आई थिंक हमने बहुत उत्तम तरीके से ये पॉइंट बताए हैं और हो सकता है इसका काफी असर पड़े, खास करके क्योंकि हम नॉन परमानेंट मेंबर है 2 साल के लिए। बिल्कुल। वाधवा सर, 8 सूत्रीय एजेंडा जो पेश किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से, आपकी नजर में क्या बड़ी बातें हैं इसमें? देखिए, भारत 1996 से लगातार काफी ये मुद्दे लगातार उठा रहा है और ये जो काउंटर टेररिज्म की कन्वेंशन है वो भी भारत ने एक ड्राफ्ट कन्वेंशन प्रस्तुत की हुई है 1996 से। और हर साल, इस साल भी भारत ने एक फर्स्ट कमेटी में एक कन्वेंशन, एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करी है जो कि बिना किसी नेगेटिव वोट के पास हुई है। तो हालांकि दुनिया में ये सहमति है कि टेररिज्म के अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट सब कोई मिलकर हम लोग काम करें, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो कि अपने हितों को आगे रखकर और जो टेररिज्म का मुद्दा है उसको कई दूसरे मुद्दे बीच में लाकर
और इसको सक्सेसफुल नहीं होना देना चाहते। अब पाकिस्तान और चाइना की बात हम करें, हमारे जो रीजन है, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए ये इशू है कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, जैसे जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं या जमात उद दावा के टेररिस्ट हैं, उनको कई दिनों से चीन जो ब्लैकलिस्ट होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें चीन आने नहीं देता था। और बड़ी मुश्किल से हमने देखा कि जो मसूद अजहर उसके ऊपर जो टेक्निकल होल्ड था वो 2019 में ही चीन ने उठाया। और काफ़ी सालों के बाद ऐसा हुआ, एक दशक के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद ऐसा हुआ। हालांकि ये स्पष्ट था कि जैश ए मोहम्मद का और मसूद अजहर का रोल क्या था, और P3 भी इसके पीछे थे, इस रेजोल्यूशन के पीछे थे। तो यही मुद्दा एस जयशंकर ने भी उठाया है कि जो भी देश इन आतंकवादियों का समर्थन करता है वह भी समान रूप से दंड का भागी है। और दूसरा, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग इसमें रुकावट डालते हैं और उसमें सामूहिक विश्वसनीयता को समाप्त करते हैं, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही मुद्दे, जो मेन मुद्दे थे, और चीन और पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए ये 8 पॉइंट जयशंकर ने बताए कर। बिल्कुल, यानी जो बड़े मुद्दे थे वो 8 सूत्रीय कार्य योजना में भारत की तरफ से साफ किए गए हैं, सामने रखे गए हैं। प्रोफेसर सिंह, अगर हम अभी की जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक स्थितियां देखें तो इसे देखते हुए ये मुद्दा कितना अहम है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए? ये आतंकवाद का मुद्दा भारत के लिए तो शुरू से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। खासकर 80 के दशक से ये सबसे बड़ी चुनौती इसको कह सकते हैं भारत को रहा है। पर ये 2001 में जब 9/11 हुआ, अमेरिका के ऊपर आतंक का हमला हुआ, उसके बाद पूरे विश्व का जो ध्यान है वो इसकी तरफ जुटा है। और उससे पहले जो प्रगतिशील और जो विकसित देश हैं वो अक्सर कहते थे कि ये गरीबी की वजह से आतंकवाद होता है। वो जो विचार है वो हटकर अब सामने आया है कि आतंकवाद पूरे विश्व की एक समस्या है और उसमें भारत बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, क्योंकि भारत को शुरू से ही इस चुनौती का सामना करना पड़ा है। और इसीलिए जैसे एम्बेसडर साहब ने अभी कहा कि 1996 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मुद्दा उठाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवाद से लड़ने की संधि बननी चाहिए, और उस पर लगातार बात होती है। हर साल भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश करता है और उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने साथ जोड़ता गया है। भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने जैसे कल ही कहा कि पिछली बार हमारा प्रस्ताव जो है वो 75 दूसरे देशों के साथ हमने मिलकर किया था। 75 देशों ने हमारे प्रस्ताव को को स्पॉन्सर किया एक तरह से। तो दुनिया में हमारी सोच के साथ ज्यादा देश मिलते जा रहे हैं। इसी तरह से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हमने टेररिज्म पे बनाए हैं 23 देशों के साथ, और 3 क्षेत्रीय संगठन ऐसे हैं, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, और एक और है हमारे यहाँ यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स और बिम्स्टेक, जिनके साथ ये हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए। तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये है, हमारी अपनी चुनौतियां एक तरफ हैं, वो जटिल हैं और उससे हम जूझते रहे हैं, जूझते रहेंगे। इस वक्त कोशिश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आने वाले 2 सालों में, जब ये नॉन परमानेंट मेंबर है सुरक्षा परिषद का, तो इस तरह की बड़ी संधि को सफलता पा सके उसको बनाने में। क्योंकि पिछली 7 बार भी इतिहास में आप जाएं तो जब भी भारत ने सुरक्षा परिषद में इस तरह की नॉन परमानेंट सदस्यता में मिली है, तो कुछ मुद्दों पर हमने सहमति बनाने में, कुछ प्रस्ताव पास करवाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। लगता है इस बार कोशिश ऐसी है कि आतंकवाद से लड़ने की जो पूरे विश्व की समस्या है उस पर सहमति बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसकी 3 दशकों से लगातार कोशिश हो रही है, उसको पूर्ण किया जाए वहां। फिर उसके चलते हम अपनी चुनौतियों को लड़ने में भी ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि यदि आतंकवाद परिभाषित हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या उसको परिभाषित करने की है, तो वो यदि हो जाती है तो फिर ये अभी 6ठी कमेटी जो है यूएन जनरल असेंबली की, उसमें
एक तरह का ड्राफ्ट ऑलरेडी पहले से डिस्कशन हो रहा है, वहां के कन्वेंशन का ड्राफ्ट कैसे होगा। तो ये जो पहले दिन से ही शुरुआत की है भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में अपने प्रस्ताव को, एक्शन प्लान को इस तरह से पेश करने की, वो इससे साफ जाहिर है कि भारत का उद्देश्य है कि इस बार 2 साल जो भारत सुरक्षा परिषद में शामिल होगा एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह से, तो ये जो भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और अब पूरे विश्व के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान करने में भारत कुछ योगदान कर पाए, ये उसी कोशिश की बहुत अच्छी एक शुरुआत है, मुझे लगता है। ठीक है। राकेश शर्मा सर, जिस तरह प्रोफेसर सिंह बता रहे हैं कि लगातार अलग अलग मंचों पर भी भारत आतंकवाद के मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखता रहा है, और काफ़ी जगह हमने देखा जो डिक्लेरेशन है उसमें भी ये मुद्दा मुख्य तौर पर शामिल हुआ है भारत की तमाम कोशिशों के बाद। अब यूएन की अगर बात करें तो जो पहला कार्य योजना में जो पहला सूत्र दिया गया है उसमें विदेश मंत्री ने कहा कि सबसे पहले हम सभी को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी। मैं सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात को और अगर बढ़ाऊं और यूएन में अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या सच में मंथन का समय है और इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है? कितनी जी आपने ठीक बोला इच्छा शक्ति के बारे में। हालांकि हमने ये 25 साल से कोशिश कर रहे हैं और कई मीटिंग्स में हमने उठाया है, अभी तक ये परिभाषा फाइनलाइज नहीं हो पाई। इसका रीजन है कि इसमें हर कंट्री का अपना अपना एक तौर तरीका होता है, वो उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। अभी भी देखिए तो चाइना ने पिछले 1 हफ्ते में ही हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और कई भी दो मुद्दों में बात की, और 2 महीने में 2 बार बात कर चुके हैं हमारे नेबर से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से। उस तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि हमारे जो हमारा तौर तरीका, हमारा जो कहने का ढंग है उसको रोका जा सके। तो इसमें चाइना का ये हर जगह पे, हालांकि हम एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की कोशिश जरूर करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी हो सकते हैं, पर इसमें चाइना का भी तो अड़ंगा लगाना आवश्यक है, वो जरूर लगाएगा अड़ंगा हमारे इस तरीके में, और चाइना किसको साथ में लेना इसमें आवश्यक हो जाएगा, उनको बताना पड़ेगा। बिकॉज चाइना भी टेररिज्म से सफर करता है सिंकियांग में, उनके भी वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में है। तो चाइना को साथ में लेना आवश्यक है, नहीं तो चाइना के परमानेंट मेंबर होने की कारण से वो उसमें वीटो लगाकर और बाकी कंट्रीज, और एक जियोपॉलिटिकल कंसेंसस चाइना ने बनाया है बीआरआई के थ्रू, तकरीबन 60-70 मुल्कों के में उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि वो कंट्रीज उसे पसंद करें ना करें, चाइना को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना इस विषय में बहुत आवश्यक है, और इसमें परमानेंट मेंबर्स को 5 को साथ में रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज उनको अलग रखने से ये कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। वाधवा सर, जो एक और बात है जिसका जिक्र किया भी गया है पहले, कि अच्छा या बुरा आतंकवाद, या फिर अपने हिसाब से आतंकवाद की परिभाषा गढ़ना, और जैसे एफएटीएफ की कार्रवाई के पहले एक नकाब पहनना और ये दिखाना कि आतंकवाद को गंभीरता से लिया जा रहा है, इन सब मुद्दों पर भी बात रखी गई है। खासकर जो टेरर फंडिंग की बात है वो भी विदेश मंत्री की तरफ से रखी गई है। आपको क्या लग रहा है, यूएनएससी में भारत इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें रखता रहा है, कितनी कूटनीतिक बढ़त मिली है या सदस्य देश भारत की चिंता को समझे हैं? देखिए, ये बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जैसे कि पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी मानकर चलता है, और ये कई सालों से चला आ रहा है, और ये स्टेट पॉलिसी जो है अब ये चीन की तरफ से भी उसको बैकिंग मिल चुकी है। और ये हमने देखा कि जैसे कि हफीज सईद है, उनको पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने फिर से 10 साल की जेल कर दी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि उससे पहले कई ऐसे आतंकवादी थे जिनको पाकिस्तान ने जेल में डाला और फिर छोड़ दिया, और ये कहा कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है। जब भी एफएटीएफ की मीटिंग होती है उससे पहले पाकिस्तान ऐसे कुछ कदम उठाता है ताकि उसके ऊपर से जो प्रेशर बनता है वो ख़त्म हो जाए, और उसकी कोशिश लगातार ये रही है कि एफएटीएफ की जो कमेटी है उसकी जो लिस्ट है वहाँ से वो निकल जाए। चीन का इसका हमेशा से बैकिंग रहा है, और साथ ही में सिर्फ 3 देश की ज़रूरत है, और 3 देश मिलना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है।
तो इसी के चलते भारतीय विदेश मंत्री ने ये समझाने की कोशिश करी है कि कोई बुरा टेररिस्ट या अच्छा टेररिस्ट नहीं हो सकता, और जो आतंकवादी है वो आतंकवादी ही रहेगा, और जो देश इसको पैसों से सपोर्ट करते हैं या दूसरी तरह से सपोर्ट करते हैं, वो भी इस अपराध में शामिल है। उनके अगेंस्ट भी ये इस तरह की एक्शन लेना जाना बहुत ज़रूरी है। और जो FATF की जो मीटिंग जहाँ तक है, जब ये FATF की मीटिंग होगी इस बार, तब उनको यही मान्यता रहेगी कि पाकिस्तान कई सालों से इस तरह के कदम उठाता रहा है और दूसरे देशों की आंखों में झूल झोंकता रहा है, और ये कब तक चलेगा ये अब देखने वाली बात है। इसीलिए इसी के चलते भारत ने ये मुद्दे उठाए हैं, और एस जयशंकर ने यह भी कहा है कि कई देश ऐसे हैं जो अपनी जो नीतियां हैं उसमें दूसरे मापदंड अपनाते हैं, और इसी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 8 मुद्दे उन्होंने उठाए, इसके चलते ये बहुत क्लियर होगा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के समक्ष, और ये जो FATF की जो मीटिंग होने जा रही है कि ज़्यादा दिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में धूल झोंकना संभव नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर सिंह, जब हम UN में संबोधन की बात कर रहे हैं तो जो UNSC है और स्थायी सदस्यता है उसकी जाहिर तौर पर बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं कई बार जो वीटो पावर स्थायी सदस्यों को मिली हुई है उसका किस तरह से इस्तेमाल होता है। हम अगर सीधे तौर पर नाम लें तो चीन का जो इतिहास रहा है, जो रुख रहा है आतंकवाद को लेकर, उसके बारे में हम सब जानते हैं। कितना हाल फिलहाल भविष्य में कितनी गुंजाइश लग रही है कि हम जो सदस्यता है, स्थायी सदस्यता है, उसमें सुधार देख पाएं? और UN में सुधार की बात लगातार भारत की तरफ से उठाई भी जाती रही है। बहुत समय से ये लगातार कोशिश हुई है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में, और 2004 से तो खुलकर इसके लिए एक तरह से कैंपेन भी किया गया है बार बार। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत आसान है कि भारत को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिल जाएगी। जो प्रस्ताव हाल ही में जिन पे बहस चल रही है वो अलग अलग तरह की सदस्यता की बात करते हैं कि कुछ देशों को जोड़कर एक वीटो पावर दिया जा सकता है, या कुछ वो सर्कुलेशन से बनाया जा सकता है इस तरह से, या कुछ मुद्दों को हटाया जा सकता है उस वीटो पावर से। बहुत अलग अलग के तरह के प्रस्ताव चल रहे हैं। वो केवल कोशिश है कि किस तरह से उसको टाला जाए और ठंडे बस्ते में उसको रखा जाए बहुत देर तक। और उसके साथ ये शायद जानना बहुत जरूरी होगा कि वो स्थायी सदस्यता ना मिलने के साथ साथ भी भारत की जो साख बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व के स्तर पर, वो अपने आप में भारत को बहुत प्रभावी बनाती है। तो इसलिए भारत शायद एक बहुत ही सक्षम देश आज नजर आता है, जो इस तरह के बड़े मुद्दे को, आतंकवाद के बड़े मुद्दे को लेकर पूरे विश्व में एक तरह से सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ हमने देखा कि कुछ सालों में बहुत से देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, जैसा कहा आपने खुद के आतंकवाद में कुछ अच्छे और बुरे आतंकवाद की बात होती है। कुछ आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं कुछ देशों के लिए, और अलग अलग दुनिया के क्षेत्र ऐसे हैं। जैसे हाल में आपने सुना होगा कि जो अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुने गए हैं, उन्होंने वहां घरेलू आतंकवाद की बात की है। जब वॉशिंगटन में वो प्रदर्शनकारी जो है वो घुस गए संसद में, उन्होंने वहां जाकर तोड़फोड़ की बहुत ज्यादा। तो वहां भी तो कभी कभी आतंकवाद के मायने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग देश बड़ा अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। इजराइल को लगता है कि फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संगठन जो है वो आतंकवादी है, कई देशों को नहीं लगता है। अमेरिका अपने आप में नहीं चाहता कि स्टेट टेररिज्म की बात टेररिज्म में लाई जाए, जो राज्य की जो फोर्स का प्रयोग है, क्या उसको हम आतंकवादी प्रयोग कह सकते हैं? तो अभी तक सबसे बड़ी समस्या वही भारत के सामने है कि किस तरह से, आपने जैसे कहा कि पहले तो इच्छा शक्ति सुदृढ़ हो पूरे बड़े देशों की, ताकि बड़े नेता इस तरह की खास बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें
और दूसरी समस्या जो इच्छा शक्ति से वो सुलझाना चाहते हैं वो परिभाषा की है कि यदि एक परिभाषा हो जाती है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कौन आतंकवादी क्या कर रहा है, किसको वित्तीय सहायता कौन दे रहा है, वो शायद और भी अच्छे से दूसरे देशों को समझाने में भारत को आसानी होगी। और चीन जो बार बार ऐसे करता है कि चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को काली सूची से बचाए रखने की कोशिश हो या वहां के आतंकियों को डेजिग्नेट ना होने दे इस तरह से उनकी कोशिश हो, वो सब जो परेशानियां हैं वो शायद थोड़ी कम होंगी यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परिभाषा साफ हो जाती है। और धीरे धीरे भारत ने बहुत से देशों को अपने साथ जोड़ लिया है, पर चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सी बड़ी शक्तियां अभी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक परिभाषा बनाई जाए, क्योंकि उनके अपने राष्ट्रहित में उनको नहीं लगता कि ये है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जो इंटरवेंशन होती है बहुत से दूसरे देशों में जाकर, तो उस पर फिर वो प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा, या इजराइल की चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मिडिल ईस्ट के बहुत देश ऐसे हैं जो परिभाषा को बहुत अलग तरह से देखते हैं। भारत अपने आप में बात करता है कि पाकिस्तान जिनको स्वतंत्रता सेनानी कहता है वो आतंकवादी हैं। अच्छे बुरे आतंकवाद की अमेरिका बात करता है तालिबान के साथ बात सुलझाने के लिए। तो चुनौती अपने आप में बहुत बड़ी है, पर धीरे धीरे भारत की साख और प्रभाव जिस तरह से बढ़ा है उसके चलते मुझे लगता है ये 8 सूत्री जो कार्यक्रम पेश किया गया है विदेश मंत्री की ओर से बहुत शुरुआत में ही, उसका प्रभाव और उसको आगे बढ़ाने की मुझे लगता है इस वक्त भारत की उम्मीद जो है वो ज्यादा है, और शायद 2 साल में इस तरह का कुछ अच्छा नतीजा सामने आ सकता है। बिल्कुल। और शर्मा सर, इस बीच हम देखें तो एक तरह से कह सकते हैं कि असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से चीन के साथ मिलकर कुछ भारतीयों के नाम आतंकियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाने की कोशिश भी हो रही है। अब जो भारत का स्टैंड है या भारत की जो छवि है, उससे इस मुहिम को कितना झटका लगेगा? ये पूरा एक्सपेक्टेड ही है, ये ऐसा होगा कि इस पूरे इशू को अलग करने के लिए भारत पहले एक बार ग्रे लिस्ट में 2010 में आई थिंक आ चुका है थोड़े समय के लिए। तो हो सकता है कि ये मुद्दा फिर से बढ़ाया जाए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने कहा कि इस मामले में हिंदुस्तान की इंडिया की बहुत अच्छी सपोर्ट है काफी कंट्रीज को, और वो लोग जानते हैं कि हमारा इस विषय में स्टैंडिंग क्या है टेररिज्म के विषय में, और इसमें उनको सक्सेस मिलने की अंदेशा नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक बात मुझको बड़ी अच्छी लगी जो विदेश मंत्री ने कही है कि लिंकेजेस बिटवीन टेरर ऑर्गेनाइजेशन एंड टेररिस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक रेफरेंस दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी है, जो उन्होंने मेंशन किया है कि दाऊद इब्राहिम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि डी कंपनी हम बोलते हैं, तो उनके मुद्दे पे भी एक पॉइंट उन्होंने रेज किया है। और मैं लगता है कि ये उचित बात है कि हमको एक्सपेंड करने की आवश्यकता है कि ये दाऊद इब्राहिम तरह के लोग भी हैं जो इस विषय में कर सके। और अगर 4000 टेररिस्ट पाकिस्तान की ओरिजिनल लिस्ट में थे FATF काउंटर टेररिज्म की, और 4000 टेररिस्ट लिस्ट मिसिंग हो गई है, तो अभी FATF को कन्विंस करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि भैया ये हम लोग सुधर गए हैं और हमको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए। तो ये आई थिंक हमारा स्टैंड सॉलिड है, और इन सब इश्यूज को मिला के देखा जाए तो आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन टू दिस एंड। बिल्कुल। और इसके अलावा वाधवा सर, अगर हम देखें तो एक तरह से भारत ने आतंक के खिलाफ सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय सोच विकसित करने का फॉर्मूला दिया है, जो ये 8 सूत्रीय कार्य योजना सामने रखी गई है। आपको क्या लग रहा है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाएगा, और जो बड़ी चुनौतियां अभी इस राह में सामने खड़ी हैं उसके लिए भारत और कुछ क्या कर सकता है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हर समय पर और जो भी ओकेजन भारत को मिले उसमें भारत को ये मुद्दे सामने रखना चाहिए, और लगातार भारत ऐसा कर भी रहा है। वो इसीलिए है क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कभी भी ढील होना ठीक नहीं होगा। और ये हर साल यूनाइटेड नेशंस में जब भी मौका मिलता है भारत काउंटर टेररिज्म की बात करता है, और 5 और 6 ऐसे मुद्दे हैं जो ये जो 8 सूत्री कार्यक्रम है इसमें भी 5-6 मुद्दे पहले भी भारत उठा चुका है। सबसे बड़ी बात कि जो देश दूसरे टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या मॉरली,
उनको भी दोषी ठहराना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज के माहौल में हम देखें तो जैसे कि आपने पहले यह भी प्रश्न उठाया कि कई देश ऐसे हैं जैसे चीन है या पाकिस्तान है, वो ये भी चाहेगा कि भारत को भी इसमें लपेटने की कोशिश हो, ताकि जो ध्यान है वो मुद्दों पर केंद्रित ना हो सके और जो दूसरे मुद्दे हैं उसमें एक मिलावट सी हो जाए, ताकि दूसरों को पता ना लगे कि क्या हो रहा है। और इसी तरह की जो सोच है, इसी के चलते जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है उसके सामने ये जो काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म की जो परिभाषा है, ये अभी जैसे स्वर्ण सिंह जी ने कहा, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि जब भी सहमति बनती है तो दूसरे ऐसे मुद्दे उठा दिए जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि हर कोई जो टेररिस्ट है वो या बुरा टेररिस्ट नहीं है। तो उसके चलते इस बार विदेश मंत्री ने इसी मुद्दे को फिर से उठाया है कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा टेररिस्ट है या बुरा टेररिस्ट है। दूसरा, हमको ये देखना चाहिए कि राजनीतिक कारणों से या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हमको ये जो टेररिस्ट हैं उनको डेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सब सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, तभी जाकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में इसमें सफलता मिलेगी। और ये भारत ने अच्छा किया है कि सुरक्षा परिषद की अपनी 2 साल की जो टर्म है, इसके पहले ही ये 8 मुद्दे उठा दिए हैं और आगे जो 1-2 साल भारत सुरक्षा परिषद में रहेगा तो इन्हीं 8 मुद्दों पर काम करता रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक्शन भी जारी है और हो सकता है कि आगे चलकर भारत को कुछ सफलता इसमें मिल पाए। जिस तरह से कहा भी गया है भारत की तरफ से, विदेश मंत्री ने कहा है कि महामारी के कारण आर्थिक अनिश्चितता ने कट्टर आतंकी विचारधारा को आतंकी गतिविधियों के लिए और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है, यानी ये जो समय है ये और ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में और क्या किया जा सकता है इस चुनौती से निपटने के लिए भारत की तरफ से? भारत का उद्देश्य इस वक्त जो है वो बड़ा है कि पूरे विश्व की सोच को प्रभावित किया जाए। यहां तक हमारे पड़ोसी देशों की बात है तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ही देखें तो कोई एक देश जिसके नागरिक सबसे ज्यादा आतंकी घोषित किए गए हैं वो पाकिस्तान है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि सोच को बदलने की कोशिश है, क्योंकि वो अपने आप में बड़ी चुनौती है। वहां आप देखें कि औपचारिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर अलग अलग दर्शन है, सोच है, नीतियां हैं विश्व की, उनको एकजुट मिलाकर एक दिशा देने की जो कोशिश है वो बड़ा अपने आप में उद्देश्य भारत का है। भारत अपने पड़ोसी देशों से जूझने में बिल्कुल सक्षम है। हाँ, वो परेशानी लगातार करते रहते हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान जब मिल जाते हैं तो शायद हमारी समस्या और बढ़ जाती है। पर इस 8 सूत्र कार्यक्रम में उद्देश्य बहुत बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच बदलने की कोशिश है, शायद उसकी ये शुरुआत है और उसी तरीके से हमें इसको देखना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ देश देशांतर का आज का समय पूरा हो गया है। प्रोफेसर सिंह आपका, वाधवा सर आपका और राकेश शर्मा जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में शामिल होने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की तरफ से आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर पुरजोर तरीके से बात रखी गई। 8 सूत्रीय फॉर्मूला पेश किया गया जिसके जरिए भारत ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को निशाने पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत ने साफ किया है कि आतंकवाद दुनिया के समक्ष एक बड़ा संकट है, एक वैश्विक समस्या है और इसे वैश्विक कार्रवाई से ही हराया जा सकता है। इसलिए एकजुटता और सख्त कार्य योजना की जरूरत है जो चर्चाओं से आगे बढ़कर अब ठोस रूप से कार्रवाई के रूप में भी दिखाई दे, जो जीरो टॉलरेंस पर आधारित हो और त्वरित हो। देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।